आदाब, नमस्कार दोस्तों। मैं सलाहुद्दीन नवेद रोशन राहे के इस नए अंक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं हाजिर हूं अपनी आप बीती को लेकर। अब तक हम पेरेंट्स के सवालों के जवाब देते थे या उन सब्जेक्ट पर फोकस करते थे जो सबके भले के लिए होते थे। आज की बात मेरे अपने बारे में, मेरे उस एक्सपीरियंस के बारे में जो मुझे मेरी फैमिली, मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदारों से मिला है, जो ये बताता है कि हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में किस हद तक कूपमंडूकता है। कूपमंडूकता यानी अपने आप में डूबे रहने की प्रवृत्ति है, सच को नकारने की आदत है, गलतफहमियां पालने की आदत है, पुरानी बातों को जिनका कोई सिर पैर नहीं है उनको मानने का यकीन है। ऐसी ना जाने कितनी चीजें हैं जो हमारे बच्चों के जिंदगी को बर्बाद करती हैं, जो हमारी जिंदगी में जहर घोलती हैं, हमारी परेशानियों को बढ़ाती हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें सुधारने में यकीन नहीं रखते हैं। ऐसे ही एक सच्ची घटना कहें या एक घटनाक्रम कहें, यानी कि एक एक्सपीरियंस कहें जो मुझे पिछले 3 सालों में हुआ है, इसको आपसे शेयर करना चाहता हूं ताकि आप समझ सकें कि हमारी सोसाइटी में, हमारी समाज में, हमारे देश में क्या हालात हैं। ऑटिज्म को लेकर, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज को लेकर क्या हालात हैं। तो दोस्तों, आज की बात शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी जरूरत हो सकती है। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 13 मार्च 2021। कोटा राजस्थान में मैं अपने कजिन के यहाँ शादी में गया था। शादी में मैंने एक बच्चे को देखा। वो बच्चा रिश्ते में मेरा भांजी का बेटा यानी नवासा लगता था। उसके कुछ बिहेवियर्स, कुछ एक्टिविटीज को देखकर मुझे शक हुआ कि कहीं उसे ऑटिज्म तो नहीं है। हम अपने काम से इतना ज्यादा जुड़े होते हैं कि हमें हमेशा वही चीजें नजर आती हैं, तो हम गलत भी हो सकते हैं, ये ख्याल दिमाग में था। मैंने एहतियात बरतते हुए, सावधानी बरतते हुए ये बात उसके पेरेंट्स, उसके नाना नानी को कन्वे करी कि इस बच्चे पर मुझे डाउट है, शक है कि इसे ऑटिज्म हो सकता है। ये बात थी 13 मार्च 2021 की। कुछ सिम्टम जो मैंने देखे थे मैंने उन्हें बताए और कहा कि इन पर नजर रखिए कि ये बढ़े नहीं। अगर बढ़े तो फौरन एक्शन लेना जरूरी है। लेकिन किसी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, जैसा कि हमारी सोसाइटी में होता है, हमारे समाज में होता है। किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। वक्त गुजरता गया। 8 अक्टूबर 2022 यानी कि लगभग 1.5 साल का वक्त गुजर चुका था। फिर मुलाकात हुई। बच्चा लगभग 3 साल का हो चुका था। बच्चा, जो सिम्टम मुझे पहले कम लग रहे थे अब वो ज्यादा लग रहे थे, जैसे ग्रुप से अकेले खेलना, अलग तरीके से खेलना, मिट्टी से रेत से खेलना। मिट्टी से और रेत से खेलना गलत नहीं है, पर गलत तरीके से खेलना गलत है। यानी कि जब सारे बच्चे अप टू डेट होकर, तैयार होकर शादी के रिसेप्शन में मस्ती कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, खेल रहे हैं, वहां ये बच्चा रेत के टीले बना रहा है, रेत को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह इकट्ठा कर रहा है, मिट्टी को इकट्ठा कर रहा है। उसे इससे कोई मतलब नहीं है कि उसके आसपास क्या चल रहा है। उसे कोई मतलब नहीं है कि वो तैयार है या नहीं है। उसे कोई मतलब नहीं है कि उसकी उम्र के दूसरे बच्चे क्या कर रहे हैं। और यहां पर फिर से मेरा शक यकीन में बदल गया कि इस बच्चे को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो गया है। चूंकि बच्चा 1 साल तक नॉर्मल था तो पेरेंट्स यकीन ही नहीं कर पा रहे थे। और अब जब मैंने उसके नाना को यानी कि मेरे कजिन को फिर से पकड़ा और बोला कि इस बच्चे में दिक्कत है,
इसके ये बिहेवियर्स नॉर्मल नहीं हैं। तो उनका कहना था कि ये खेल तो रहा है, मस्ती कर रहा है, दौड़ भाग कर रहा है, सब तो कर रहा है, बस बोल नहीं रहा है। तो मैंने कहा बोल नहीं रहा है उतनी बड़ी चिंता की बात नहीं है जितना दूसरे बिहेवियर फिक्र की वजह है, चिंता की वजह है, कारण है। अब उस रात यानी 8 अक्टूबर 2022 की रात को मेरे उनको कन्वे करने के बाद भी ये बात वहीं पर दफन हो गई। मैंने जिन भी 2-3 लोगों से ये बात करी, किसी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकारा नहीं, कबूल नहीं किया कि बच्चे को कोई इशू हो सकता है या है। मेरे ओपिनियन में तो वो था, लेकिन कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था उस परिवार का सदस्य। खैर वक्त गुजरता गया और अब वक्त आया 19 मार्च 2023 यानी लास्ट ईयर। मैं फिर उसी शहर में अपनी बहन की बेटी की शादी में गया। वहां मैंने उस बच्चे को फिर से देखा। अब सिम्टम्स बिल्कुल क्लियर थे, कहीं कोई डाउट नहीं था। मुझे तो खैर पहले भी नहीं था, लेकिन अब उन लोगों को भी समझ में आने लगी थी चीजें। मैंने फिर से अपने कजिन को पकड़ा और उनसे कहा कि आप कुछ ये एक्टिविटीज करिए, जैसे उसे बुलाइए। 2 बच्चे सेम उम्र के खेल रहे हैं, एक को बुलाइए, दूसरा एक आ जाता है, उसको बुलाइए, वो नहीं आता है, वो नहीं सुनता है, वो अपने तरीके से खेलता रहता है। मैंने फिर से वही बात दोहराई जो मैंने उनसे 2 साल पहले दोहराई थी मार्च 21 में कि इस बच्चे को इशू है। और इस बार मैंने एक और शख्स जो बच्चे की माँ का सगा मामा है, यानी कि बच्चे की माँ के सगे मामू को इन्वॉल्व किया और उनसे कहा कि जरा इस बच्चे को देखो, क्या कुछ गड़बड़ लग रही है। तो चूंकि वो भी स्पेशल एजुकेटर है, उन्होंने कहा हाँ कुछ तो दिक्कत है इसको। जब ये बात 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 तक पहुंची तो बच्चे के नाना जो कि समझदार आदमी है, उन्होंने स्टेप लिया, थोड़ा सा अनगढ़ स्टेप है। घर जाकर बच्चे की माँ और पिता को डांटा, उसके पेरेंट्स को डांटा कि तुम लोग इसको मोबाइल क्यों दे रहे हो, इसकी जिदें क्यों पूरी करते हो। उन्होंने अपने तरीके से उसको प्रिवेंट करने की कोशिश की, मैनेज करने की कोशिश की, जो शायद प्रॉपर नहीं थी, लेकिन एक एक्शन था जिसने पेरेंट्स को, बच्चे के पेरेंट्स को जगाने में मदद करी। और उसके बाद शुरू हुआ सिलसिला इंटरवेंशन का, यानी कि 2 साल बाद। खैर देर से ही सही इंटरवेंशन शुरू हुआ। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कोटा जैसे शहर में स्पीच थेरेपी मूक बधिर शिक्षक दे रहे थे, ऑक्यूपेशनल थेरेपी स्पेशल एजुकेटर दे रहे थे, और पेरेंट्स अवेयर नहीं थे इस बारे में। उनको नहीं मालूम था कि ये प्रॉपर व्यक्ति है या नहीं है, ये प्रॉपर थेरेपीज चल रही है या नहीं है। पर जैसी भी चल रही थी और उससे जो भी थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ, उसको लेकर पूरा खानदान खुश हो गया, बच्चा ठीक हो रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं। बच्चे की सगे मामा यानी सगे मामू और मोमानी दोनों स्पेशल एजुकेटर हैं, और उन्होंने बच्चे के शुरू से, मतलब पैदाइश से लेके आज तक वो उसके साथ रहे हैं। एक ही शहर में रहते हैं, रोज मुलाकात होती है लगभग, लेकिन कोई इंटरेक्शन नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई कन्वे नहीं कि आपके छोटी बहन को बता सकते हैं कि इसको ये दिक्कत है, बच्चे का जो भी नाम है उसको ये दिक्कत है, ऐसा करो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और ये बात जब मैंने इस साल यानी कि आज से कुछ दिन पहले 26 अक्टूबर 2024 को उन लोगों से ये शेयर करा कि इस बच्चे को प्रॉपर थेरेपीज नहीं मिल रही हैं, मूक बधिर शिक्षक स्पीच थेरेपी देने के लायक नहीं है, एलिजिबल नहीं है, स्पेशल एजुकेटर ऑक्यूपेशनल थेरेपी, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी के लिए एलिजिबल नहीं है। तो फिर थेरेपी नहीं चल रही है मानना चाहिए हमको,
थेरेपी नहीं चल रही है, पर जो इम्प्रूवमेंट हुआ है वो सिर्फ थोड़ा सा इंटरेक्शन और साथ रहने की वजह से हुआ है। प्रॉपर थेरेपी की वजह से मैं नहीं मान सकता उसको। और होलिस्टिक डेवलपमेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चे के सारे बिहेवियर आज भी वैसे हैं, सिवाय एक इम्प्रूवमेंट के, अब वो मम्मी पापा बोलने लगा है और सारा खानदान खुश है कि बच्चा ठीक हो रहा है। अब यहाँ पर जब मैंने जानना चाहा कि बच्चे के मामू और मुमानी ने ये बात कन्वे क्यों नहीं करी कि बच्चे की प्रॉपर थेरेपी नहीं हो रही है, बच्चे को ये इशू है और ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, क्यों कन्वे नहीं किया आज तक? तो एक का जवाब था वो बुरा मान जाते हैं, इसलिए हमने नहीं बताया। दूसरे का जवाब था मैंने तो कोशिश की पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और मुझे लगता है कि दोनों ही रिस्पॉन्स झूठे थे, गलत थे। बीइंग अ प्रोफेशनल, बीइंग अ पर्सन, बीइंग एक रिलेटिव होने के नाते मेरी और हर उस शख्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसके पेरेंट्स को, बच्चे के पेरेंट्स को कन्वे करें कि इसको इशू हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर 4 साल बाद, 5 साल बाद पेरेंट्स ये कहें कि आपने मुझे नहीं बताया जब आपको डाउट था, वो और ज्यादा गलत होगा। क्यों? क्योंकि बच्चा तब तक ऑटिज्म की पकड़ में या डिसेबिलिटीज की पकड़ में आ चुका होता है। अब हम उसे बाहर नहीं निकाल सकते वक्त निकल जाने के बाद। इससे बचने के लिए मैंने पिछले 3 साल पहले ये कोशिश की थी। मैं आज भी अनजान व्यक्तियों को भी पकड़ कर ये बता सकता हूँ, बता देता हूँ कि शायद बच्चे में कोई इश्यू है, आप उसको फलानी जगह पर दिखाइए, टेस्ट कराइए। फलानी जगह जरूरी नहीं है कि मेरा सेंटर हो, मेरी क्लिनिक हो या मैं हूँ, वो कुछ भी ऐसी जगह हो सकती है जहां पर योग्य और प्रॉपर व्यक्ति होते हैं, जैसे CRC, DEIC। इन जगह पर हम बच्चों को दिखा सकते हैं, तो मैं उन जगह भेज देता हूं। अब यहां पर आप देखेंगे कि पेरेंट्स की उदासीनता यानी कि उनकी लापरवाही, उनके पूरी फैमिली यानी कि नाना नानी, दादा दादी और सारे रिश्तेदार, मामू चाचा, सबकी लापरवाही। किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि बच्चा डिफरेंट क्यों बिहेव कर रहा है, क्यों अलग बिहेव कर रहा है, क्यों पीछे चल रहा है। तीसरा, जब किसी ने बताया तो एक्सेप्ट नहीं किया, यानी मैंने बताया तो एक्सेप्ट नहीं किया। चौथा, अगर जब एक्सेप्ट कर लिया 2 साल बाद तो प्रॉपर थेरेपीज अवेलेबल नहीं है। अब यहां पर अवेलेबल नहीं है, इसका अर्थ यह नहीं है कि हम दोषी नहीं हैं, हमने सही जगह नहीं ढूंढी। शायद शहर में कोई 1 या 2 जगह होंगी जहां पर प्रॉपर थेरेपीज मिल रही होगी, हो सकता है वो महंगी हो पर प्रॉपर होंगी। तो ये गलती हुई। और उसके बाद अब स्थिति ये है कि बच्चा जब 5 साल का होने वाला है, वो ऑटिज्म की पकड़ में पूरी तरह जकड़ चुका है, आ चुका है। उसका बिहेवियर, उसका परफॉर्मेंस, हर चीज ऑटिस्टिक बच्चे की तरह हो गई है, जो कि सामान्य हो सकता था अगर मेरे पहले इशारे पर उन्होंने स्टेप लिया होता। और कुछ नहीं करना था, सिर्फ प्रॉपर इंस्ट्रक्शन फॉलो करने थे। मोबाइल छुड़ा देना था, नहीं छुड़ाया। अपने बिहेवियर को मैनेज करना था, नहीं किया। आज परेशानी बढ़ती जा रही है। और ये गलतफहमी है, अगर कोई ये गलतफहमी रखता है कि वो थेरेपी करा रहा है और इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो बच्चा ठीक हो रहा है, यहाँ ये गलतफहमी सिद्ध हो सकती है। इम्प्रूवमेंट अपनी जगह है, पर जब तक होलिस्टिक इम्प्रूवमेंट नहीं हो तब तक वो ट्रीटमेंट या सुधार की कैटेगरी में नहीं आएगा। दोस्तों, यहाँ पर प्रॉपर थेरेपीज नहीं मिली। मूक बधिर शिक्षक स्पीच थेरेपी कर रहा है, स्पेशल एजुकेटर ऑक्यूपेशनल थेरेपी कर रहा है, यानी कि प्रॉपर थेरेपीज हो ही नहीं रही हैं। होलिस्टिक का तो सवाल ही नहीं उठता। और इस कंडीशन और इस दशा और इस हालात के जिम्मेदार हम सब लोग हैं। हम सब यानी हमारी सरकार भी है, हमारा समाज भी है और हम भी हैं। कितने एक्सपर्ट्स हैं, कितने प्रोफेशनल्स हैं जो इस बात को छोड़कर आगे आते हैं कि उन्हें बुरा लगेगा। मुझे क्या, इस एटीट्यूड के साथ समाज जी रहा है, मुझे क्या, इस विचारधारा के साथ सरकार जी रही है। सरकार
से उम्मीद करना बेईमानी है। सरकारों से उम्मीद करना बेईमानी है, कोई फायदा नहीं है। हमारा बच्चा है, हमें कोशिश करनी होगी, हमें अपना ज्ञान बढ़ाना होगा, हमें अपना नॉलेज अपडेट करना होगा, हमें प्रॉपर थेरेपीज अरेंज करनी होगी, प्रॉपर थेरेपीज देनी होगी, होलिस्टिक थेरेपीज प्लान करनी होगी, सीखनी होगी, और अपने घर का एनवायरनमेंट होलिस्टिक थेरेपी या थेरेपेटिक एनवायरनमेंट से प्लान करना होगा। दोस्तों, आज अभी भी वो बच्चा उस दौर से गुजर रहा है, उस फैमिली आज भी उस दौर से गुजर रही है जहां पर फादर अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं कि उसको कोई इशू है। 26 अक्टूबर 2024 की रात को मैंने जब उसके फादर को समझाने की कोशिश की तो उनका रिएक्शन ऐसा था जैसे आपको क्या पड़ी है। अब इस दशा में मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि मैं प्रोफेशनल हूं, मुझे मालूम है कि लोगों को चीजें अच्छी या बुरी लगती हैं, लगी होंगी, कोई बात नहीं है। सवाल यह है कि उसका भविष्य क्या है, उनका भविष्य क्या है, उनका फ्यूचर क्या है, उनका आगे क्या होगा, ये जानना, उनको समझना जरूरी है। मुझे समझना जरूरी नहीं है। और ये हालात पूरे देश के हैं। मैं 30 सालों से इस फील्ड में काम कर रहा हूं, और आज भी अगर मेरी फैमिली में ऐसा होता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। और इस पीड़ा, इस दर्द को बांटने के लिए मैंने ये एपिसोड बनाया है कि अगर कभी भी कोई भी आपके बच्चे के लिए अगर कोई कहे कि इसको ये तकलीफ हो सकती है, तो कभी भी लापरवाही से मत सोचिएगा। उसको सुनिए, समझिए, उस पर विचारिए, उस पर एक्शन लीजिए। हो सकता है वो गलत हो, कोई बुराई नहीं, लेकिन अगर वो सही हुआ तो आपको एक्शन लेना फायदेमंद रहेगा। एक्शन लीजिए, अपने और अपने बच्चे के फ्यूचर को, भविष्य को सेव करिए, सुरक्षित करिए, क्योंकि जानकारी लेना, बांटना ही हमारे लिए सबसे अच्छा तरीका है। क्योंकि आप इस देश में जहां पे डिग्रियां और डिप्लोमास बांटे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, वहां पे ये उम्मीद करें कि आपको अच्छी थेरेपी मिल जाए, किस्मत की बात है। दोस्तों, जिम्मेदार हम सब हैं, इसलिए किसी को दोष न देते हुए अपने बच्चे के लिए सोचिए, अपने लिए सोचिए, और सही तरीके से आगे बढ़िए। होलिस्टिक थेरेपीज प्लान कीजिए। अगर बच्चे को एक थेरेपी की जरूरत है तो एक दीजिए, 4 की जरूरत है तो 4 दीजिए। मत तय कीजिए कि आप सही हैं या थेरेपिस्ट सही है। हो सकता है आपको लग रहा हो कि बोल ही नहीं रहा है तो सिर्फ स्पीच की जरूरत है। ऐसा नहीं है। क्यों नहीं बोल रहा है, उसके पीछे कारण कई हो सकते हैं, और उन कारणों का निदान करना, उन कारणों को ढूंढना, उन वजहों को खत्म करना बहुत 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 जरूरी है। अदरवाइज आप कुछ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची कहानी है जो मेरे साथ गुजरी है, मेरे फैमिली में गुजरी है। आप इससे सबक भी ले सकते हैं और इसको झुठला भी सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी जरूरत हो सकती है। आप देखते रहिए रोशन राय। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।